नेस्त्रोदमस ने कहा था कि आने वाले समय में इस पूरी पृथ्वी पर एक ही धर्म का राज्य होगा, वो धर्म जिसका नाम किसी सागर के नाम पर रखा गया होगा। ये भी कहा था कि 3 सागर वाले प्रायद्वीप पर एक ऐसे योद्धा का जन्म होगा जो पूरे विश्व में बृहस्पतिवार को एक पवित्र दिवस के रूप में जानता होगा। अब बृहस्पतिवार को पवित्र दिवस के रूप में कौन जानता है? क्रिश्चियंस तो संडे को, रविवार को, जूश यहूदी जो हैं वो शनिवार को, और इस्लाम यानी कि मुस्लिम्स जो हैं वो शुक्रवार को पवित्र दिवस मानते हैं। सबसे पहले तो पृथ्वी पर से डायनासोर्स का खात्मा जरूरी था। मंगल ग्रह के आगे जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वहां से एक एस्टेरॉयड को लाया जाए और पृथ्वी पर गिरा दिया जाए। वासियों को पृथ्वीवासी बनाना बाकी था। शुक्र ग्रह पर हम लोग अलग तरह के थे और ऐसी आकृतियां मिलती हैं जहां पर आधे सांप और आधे इंसान जैसे लोगों का जिक्र होता है। फिर अंत में बंदर से हमको बनाया गया। हम किसी ना किसी तरह से धरती के वासी बनना चाहते थे। नहीं, 99% जो लोग शुक्र ग्रह पर रह रहे थे, जीवन की अनुकूल परिस्थितियों के खत्म होने के साथ ही उनका भी अंत हो गया। आज मैं आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप हैं कौन, जीवन क्या है और हमारी हकीकत क्या है। क्या 2024 में पृथ्वी का अंत हो जाएगा? संभवतः नहीं। क्या पृथ्वी के अंत का आरंभ हो जाएगा? संभवतः हां। क्या कहती है नेस्त्रोदमस की भविष्यवाणी? क्या कल्कि का अवतार होने वाला है 2024 में? नेस्त्रोदमस और बाबा वेंगा दोनों ने ही यह भविष्यवाणी की है कि सन 2024 में एक ऐसी सुनामी आएगी कि आधी पृथ्वी की आधी जनसंख्या समाप्त होने के कगार पर होगी। क्या ऐसी ही कोई भविष्यवाणी भविष्य मालिका ने भी की है? जी हां, की है। तो क्या आगे चल के पृथ्वी का अंत होने वाला है? आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि आप भगवान, अध्यात्म, सनातन और इतिहास की बात करते हो परंतु विज्ञान की बात कभी नहीं करते। तो आज हम विज्ञान के दृष्टिकोण से सनातन की बात करेंगे और भगवान की चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ विज्ञान के दृष्टिकोण और मेरी कल्पना से पृथ्वी के आरंभ का एक ऐसा रहस्य जानेंगे जिसे नासा के वैज्ञानिक भी पूरी तरह नकार नहीं सकते। यह आवश्यक है, हमें पृथ्वी के आरंभिक रहस्य को जानना आवश्यक है। यदि हम अपने भूत को नहीं जानेंगे तो भविष्य को जानने में सक्षम कभी नहीं हो पाएंगे। तो पहले पृथ्वी कैसे शुरू हुई थी, कैसे आरंभ हुई थी, यह जानना बहुत आवश्यक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। यह पूरी मेरी घोर कल्पना है, आप मान सकते हैं, पर नासा के वैज्ञानिक भी यह बात नकार नहीं सकते कि यह सत्य भी हो सकती है। परंतु मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को देखने से पहले तीन अवतार, भगवान विष्णु के 3 अवतारों को अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। पहले अवतार मत्स्य अवतार, दूसरे अवतार कूर्म अवतार और तीसरे अवतार वरा अवतार। वरा अवतार से इस वीडियो का सीधा सीधा संबंध है। आपको पता होगा कि भगवान विष्णु के तीसरे वरा अवतार ही पृथ्वी को इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े समुद्र में से निकाल के लेकर आए थे। आप उस वरा अवतार की यदि कल्पना करते हैं तो किससे करेंगे? वो भगवान हैं, हाइब्रिड हैं, आधे वरा हैं, आधे भगवान हैं। आप कह सकते हैं कि वो परग्रही हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि शुक्र ग्रह यानी कि वीनस पर आज से 7 करोड़ साल पहले जीवन मौजूद था, पर किसी वजह से वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाने से और रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जीवन का खात्मा हो गया। पर जीवन वीनस पर एक दिन में तो खत्म हुआ नहीं होगा। वहां रहने वाले लोगों को इस बात का एहसास कई करोड़ साल पहले हो गया होगा कि वीनस पर जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा और उन्होंने वहां से निकलने की तैयारियां शुरू कर दी होंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने मार्स पर कॉलोनी बसाने की शुरुआत कर दी है, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले सालों में पृथ्वी पर भी जीवन खत्म हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ करोड़ साल में जीवन खत्म होगा, तब तक हम कहां होंगे? तो आपको बता दूं कि आपका शरीर भले ही नष्ट हो गया होगा, पर आप तो
होंगे ही, मौजूद होंगे किसी न किसी रूप में। और ब्रह्मांड में वक्त इतनी जल्दी गुजरता है कि कुछ करोड़ साल तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। तो शुक्र ग्रह पर जीवन खत्म होने से पहले वहां रहने वाले लोगों को यह समझ आ गया था कि अब उन्हें शुक्र ग्रह छोड़कर कहीं और जाना होगा। पर कहां? पृथ्वी पर। जैसे कि आज आप लोग मंगल ग्रह पर जाने की सोच रहे हैं, पर शुक्र ग्रह से पृथ्वी पर आना और यहां जीवन की शुरुआत करना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय यहां डायनासोर्स रहते थे और शुक्र ग्रह पर हम लोग अलग तरह के जीवन के आदी थे। हमारे शरीर की बनावट भी बिल्कुल अलग थी, आज के जैसी नहीं थी। हम सिर्फ दिखने में अलग नहीं थे, बल्कि पृथ्वी वासियों से पूरी तरह से अलग थे। पृथ्वी पर उस समय जानवर, डायनासोर, पेड़ पौधे, पानी, हवा मौजूद थी, पर हम नहीं थे। पृथ्वी पर हमें अपनी जीवन शैली ही नहीं बल्कि अपना आकार और विचार भी बदलने थे। पर कैसे? इसके लिए जरूरी था कि पहले पृथ्वी से डायनासोर्स का सफाया किया जाए, और दूसरा, पृथ्वी पर जो जीवन है उसके हिसाब से हमें अपने आप को बदलना था, ढालना था, अपने जेनेटिक्स को चेंज करना था, अपने डीएनए का निर्माण एक बार फिर से करना था। किसी पृथ्वीवासी के साथ अपने डीएनए को जोड़कर देखना था कि हम किस डीएनए में फिट बैठते हैं। यह एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ऐसे ही होना था जैसे हस्बैंड एंड वाइफ के जब बच्चा नहीं होता तो उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी कराने की सलाह दी जाती है। किसी के स्पर्म को हम शुक्रवासियों के साथ मिलाने की कोशिश करनी थी और फिर देखना था कि हम कहां पर फिट बैठते हैं। पर यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि डायनासोर्स का अंत पृथ्वी से करेगा कौन, और हमारे स्पर्म की टेस्टिंग लैब में कौन करेगा? तो इन दोनों ही काम में कोई शुक्र ग्रह पर रहने वालों की मदद करने वाला था। जानना चाहते हैं कौन? एलियंस। नेस्ट्रोडमस, जिनका जन्म फ्रांस में हुआ था 14 दिसंबर 1503 ईस्वी में, उन्होंने कहा था कि इस पूरी पृथ्वी पर उनकी जितनी भी भविष्यवाणियां हैं वो काफ़ी हद तक सच हुई हैं। हालांकि वो भविष्यवाणियां एग्जैक्ट नहीं थी, उनको जोड़कर देखा गया था कि हाँ, उन्होंने ऐसा कहा था, ये हुआ है तो इस कारण हुआ होगा। नेस्ट्रोडमस ने कहा था कि आने वाले समय में इस पूरी पृथ्वी पर एक ही धर्म का राज्य होगा, वो धर्म जिसका नाम किसी सागर के नाम पर रखा गया होगा, सिंधु सागर हिंदू धर्म। और सुनिए, उन्होंने ये भी कहा था कि 3 सागर वाले प्रायद्वीप पर एक ऐसे योद्धा का जन्म होगा जो पूरे विश्व में बृहस्पतिवार को एक पवित्र दिवस के रूप में जानता होगा। अब बृहस्पतिवार को पवित्र दिवस के रूप में कौन जानता है? क्रिश्चियंस तो संडे को, रविवार को, जूश यहूदी जो हैं वो शनिवार को, और इस्लाम यानी कि मुस्लिम्स जो हैं वो शुक्रवार को पवित्र दिवस मानते हैं। तो कौन सा धर्म है जो बृहस्पतिवार को एक पवित्र दिवस के रूप में मनाता हो? कमेंट सेक्शन में लिख के अवश्य बताइएगा। नेस्ट्रोडमस ने यह भी कहा था कि हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाएगा और प्रताड़ना जब हद तक बढ़ जाएगी उसके बाद फिर उस योद्धा का जन्म होगा। बाबा वेंगा ने भी ऐसी ही कुछ भविष्यवाणियां की थी, पर बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां फेडेड हैं, मतलब एकदम साफ साफ नहीं है। वो ऐसी हैं जैसे कि एक ट्रांसलूसेंट मिरर हो। अब बात करते हैं भविष्य मालिका की। भविष्य मालिका में 2024 में एक बड़ी आपदा के संकेत दिए गए हैं। उसी प्रकार नेस्ट्रोडमस ने भी 2024 में एक बहुत बड़ी सुनामी का संकेत दिया है जो इतनी ज़्यादा सूखा और बाढ़ लाएगी कि पृथ्वी पर बहुत सारे लोग भूखे मर सकते हैं। कहीं बाढ़ आएगी तो कहीं सूखा पड़ेगा। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जब नेस्ट्रोडमस ने भविष्यवाणियां की थी उसी समय पर भविष्य मालिका भी लिखी गई थी, भविष्य मालिका की रचना भी हुई थी। तो इसमें कोई कनेक्शन हो सकता है? आगे चर्चा करेंगे इस व्लॉग के सेकंड पार्ट में। अभी आप जो देख रहे हैं पहले वो देख लीजिए पूरा। जी हां, यह बिल्कुल सच है। सबसे पहले तो पृथ्वी पर से डायनासोर्स का खात्मा जरूरी था, क्योंकि डायनासोर्स और इंसान एक साथ नहीं रह सकते थे, और अगर डायनासोर्स के साथ इंसान को रख दिया गया तो डायनासोर्स इंसान की पीढ़ी को ही खत्म कर देंगे।
तो डायनासोर्स को खत्म करने का सबसे आसान तरीका था कि पास की एस्टेरॉयड बेल्ट से एक एस्टेरॉयड को पृथ्वी पर गिरा दिया जाए। जैसे आप पृथ्वी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराते हैं, उसी तरह से यहां पर एलियंस ने यह डिसाइड किया कि पास की मंगल ग्रह के आगे जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वहां से एक एस्टेरॉयड को लाया जाए और पृथ्वी पर गिरा दिया जाए। यह काम काफी आसान था और इसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं था। बस एस्टेरॉयड को अपने स्पेसशिप की मदद से उसके ऑर्बिट से बाहर निकालना था और मार्स की ग्रेविटी की हेल्प से पृथ्वी की तरफ उसे धकेलना था। बाकी का काम पृथ्वी की ग्रेविटी अपने आप ही कर लेगी और ऐसा हुआ भी। अब जब पृथ्वी से डायनासोर्स का अंत हो गया तो पृथ्वी को जीवन के लिए फिर से तैयार होने में काफी समय लगा, पर कुछ समय बाद पृथ्वी इंसानों के लिए एक बार फिर से तैयार हो गई। पर अभी दिक्कतें खत्म नहीं हुई थी। अभी शुक्र ग्रह वासियों को पृथ्वीवासी बनाना बाकी था। शुक्र ग्रह पर हम लोग अलग तरह के थे, अब पृथ्वी पर हमें वो सब कुछ बदलना था, यहां तक कि अपने आप को भी बदलना था। इसके लिए सबसे आसान तरीका था कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा रहने वाले जीव के डीएनए को शुक्र ग्रह वासियों के डीएनए से मैच करवा दिया जाए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हस्बैंड एंड वाइफ के बच्चे ना होने पर उसे सलाह दी जाती है कि वो लैब में टेस्ट ट्यूब बेबी करे। यह एक तरीके का एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें स्पर्म किसी और का लिया जाता है और हस्बैंड एंड वाइफ के स्पर्म से मैच कराने के बाद उससे टेस्ट ट्यूब बेबी को बर्थ दिया जाता है। इसी तरह से यहां पर भी लैब में एक्सपेरिमेंट्स होने थे कि इंसानों का डीएनए धरती पर रहने वाले किस जीव के साथ सबसे ज्यादा मैच करता है, क्योंकि शुक्र ग्रह का मौसम, एनवायरनमेंट, खान पान सब कुछ बिल्कुल अलग था। अब हमें धरती पर रहना था तो धरती के वासियों की तरह ही रहना था और इसके लिए धरती के वासियों के डीएनए से हमारे डीएनए का मैच होना बहुत जरूरी था। और फिर शुरू हुए एक्सपेरिमेंट्स। धरती पर उस समय सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रेप्टाइल्स की थी, यानी कि सांप की, लिजर्ड की या फिर क्रोकोडाइल्स की। तो एलियंस ने डिसाइड किया कि सबसे पहले इंसानों के यानी कि शुक्र ग्रह वासियों के डीएनए को किसी सांप के डीएनए से मैच करवाया जाएगा। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारी सभ्यताओं में आज भी ऐसी आकृतियों को पूजा जाता है और ऐसी आकृतियां मिलती हैं जहां पर आधे सांप और आधे इंसान जैसे लोगों का जिक्र होता है। आधे सांप और आधे इंसान, यानी कि वो कभी ना कभी हुए थे, इसीलिए अलग अलग सभ्यताओं में उनका जिक्र किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह और बहुत सारे धरती पर रहने वाले जीवों के साथ इंसानों के एक्सपेरिमेंट किए गए। फिर अंत में बंदर से हमको बनाया गया, जिसकी वजह से हमारा 98% डीएनए आज भी बंदरों से मैच करता है। अगर हमें धरती पर रहना था तो यह बहुत जरूरी था कि हम धरती में ढल जाएं, हम किसी ना किसी तरह धरती के एटमॉस्फेयर को अपना ले, यहाँ के खान पान, यहाँ के पेड़ पौधों से ही अपना खान पान हासिल करें। हम किसी ना किसी तरह से धरती के वासी बनना चाहते थे और उसके लिए हमें किसी धरती के वासी से ही अपने डीएनए मैच करवाना बहुत जरूरी था और यह काम यहां पर किया बंदर के डीएनए ने। और ऐसे ही धीरे धीरे शुक्र ग्रह पर जीवन का अंत होने से पहले इंसानों की एक पीढ़ी को बचाया जा सका। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि शुक्र ग्रह के सभी लोगों को बचा लिया गया था, जी नहीं। 99% जो लोग शुक्र ग्रह पर रह रहे थे, जीवन की अनुकूल परिस्थितियों के खत्म होने के साथ ही उनका भी अंत हो गया। सिर्फ 1% जनसंख्या को ही डीएनए चेंज करके धरती पर लाया गया था। इसी में आपकी भी गिनती होती है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल पनप रहे होंगे, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में इस समय घंटी बजा रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि वो सवाल आपके दिमाग में आए और आप कमेंट सेक्शन में उन सवालों को लिखें। फिर आपको एक एक करके सभी सवालों का जवाब अपने अगले वीडियो में मिल जाएगा। यह बात बिल्कुल सच है कि हम नई चीज को आसानी से अपना नहीं पाते। हमने धरती को भी आसानी से नहीं अपनाया था, बहुत टाइम लगा हमारे जेनेटिक्स को चेंज होने में। मैं आपको बहुत मुश्किल भाषा में भी यह बात समझा सकता हूं, पर यहां पर आई वांट टू मेक श्योर कि सबको सब कुछ समझ में आ जाए आसान भाषा में। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो या ना लगा हो, पर सही लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि याद रखिए आज पृथ्वीवासी भी उसी स्थान पर खड़े हैं जिस समय किसी टाइम पर शुक्रवासी खड़े थे। आज हम 8 अरब हो गए हैं और हम आज मंगल पर बस्ती बसाने की सोच रहे हैं। तो यानी कि जो कुछ मैंने इस वीडियो में बताया वो बिल्कुल सच हो सकता है, पर सवाल बहुत सारे हैं और जवाब आपको धीरे धीरे मिलेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी
देखिए दोस्तों, मेरे दो चैनल हैं, मिस्टिक वरुणा और मिस्टिक वरुणा पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट मैंने इसलिए बनाया है ताकि लाइव आपके साथ चर्चा कर सकूं। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा और मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं एक्सप्लोर कर सकूं, वो समझा सकूं आपको जो कोई समझा नहीं पा रहा है। दोस्तों, आपके सहयोग के बिना हम सनातन को मानने वाले कुछ आप जैसे ही लोग जो एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने इतिहास को, वो नहीं कर पाएंगे। तो आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया है तो, और शेयर कीजिए जितना हो सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा और वीडियो के दूसरे पार्ट की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ नया और रहस्यमय जानने को मिलने वाला है मिस्टिक वरुणा पॉडकास्ट पर।